Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12 Geography Practical Work. तो बुक का नाम है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। ये इस बुक का पार्ट 2 है क्योंकि इस बुक का पार्ट 1 आपने किया है क्लास 11th में। तो फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं इस बुक का और चैप्टर का नाम है डेटा, इट्स सोर्सेस एंड कॉम्पिलेशन। तो ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ऑलरेडी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेटा क्या है, डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है और कितने टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। तो हमने देखा था कि प्राइमरी सोर्स होता है और सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स जब आप खुद कलेक्ट करते हो और सेकेंडरी सोर्स जब किसी और ने कलेक्ट कर रखा है डेटा और आप उसको यूज करते हो। तो प्राइमरी सोर्सेज के क्या टाइप होते हैं वो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसके बाद हम चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होते हैं। तो देखो, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होता है ना, वो डेटा होता है जो एक्चुअली आप नहीं कलेक्ट करते हो। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आप कलेक्ट करते हो अपने सर्वे के लिए। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा किसी और ने कलेक्ट करके रखा हुआ था और आप उसको जा करके यूज कर लेते हो। तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा दो टाइप्स का होता है, एक होता है पब्लिश सोर्स और एक होता है आपका अनपब्लिश सोर्स। तो पब्लिश सोर्स वो होता है जिसको पब्लिक कर दिया गया है, जिसको प्रिंट करके लोगों के सामने रख दिया गया है। अनपब्लिश सोर्स यानी कलेक्ट तो किया गया है पर उसको प्रिंट करके पब्लिक नहीं किया गया है, उसको किसी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स में लिख करके रख दिया गया है। ठीक है, तो पब्लिश सोर्स जो होते हैं उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। तो पब्लिश सोर्स का जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मिनिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये समय समय पे कई सर्वे कराते रहते हैं। जैसे मोस्ट फेमस सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है वो है सेंसस, जो 10-10 साल में कराती है। इसके अलावा नेशनल सैंपल सर्वे होता रहता है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस कराती रहती है। तो इस तरह की जो सर्वे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कराती है, काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा होता है। इसको आप आंख बंद करके पूरे भरोसे के साथ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो पब्लिश सोर्सेस आती है वो है आपकी क्वाजी या सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जिसमें जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये भी डेटा कलेक्ट करती रहती हैं और ये भी काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा है और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने सर्वे के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल पब्लिकेशन को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा के लिए। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि यूएनओ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ है, एफएओ है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी डेटा कलेक्ट करती रहती हैं और उसको प्रिंट करती रहती है। जैसे अपने डेमोग्राफिक ईयर बुक में प्रिंट करती हैं और दूसरी जगहों पे प्रिंट करती हैं। ये भी रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा है इंटरनेशनल डेटा को कलेक्ट करने के लिए और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने सर्वे के लिए। इसके अलावा जो सेकेंडरी सोर्स के पब्लिश सोर्सेज के अंदर डेटा आती है वो है प्राइवेट पब्लिकेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कोई अदर यूनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी डेटा कलेक्ट करती है और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो सर्वे के लिए। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन जो समय समय पे आती रहती है, चाहे वो डेली बेसिस पे आए या वीकली या मंथली बेसिस पे आए, आप उसके भी डेटा को यूज़ कर सकते हो सर्वे के लिए। इसके अलावा जो लास्ट पब्लिश सोर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इनफैक्ट आजकल ये सबसे फेमस सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा हो गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, आपका इंटरनेट आता है। इंटरनेट आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हो, कोई भी आपको डेटा चाहिए तो आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप यूज़ करते हो अपने डेटा के कलेक्शन के लिए। अब हम सेकेंडरी सोर्स के डेटा के सेकेंड पार्ट यानी कि अनपब्लिश सोर्स ऑफ डेटा में जाएंगे। अनपब्लिश सोर्स यानी कि वो जो डेटा कलेक्ट किया गया मगर उसको पब्लिक नहीं किया गया, प्रिंट नहीं किया गया। तो उसमें आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आ सकता है। गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती हैं, वो कई डेटा को कलेक्ट करके प्रिंट करती हैं और कभी कभी कुछ डेटा को वो प्रिंट नहीं करती, उसको क्या करती है अपने डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड बुक में लिख करके रख लेती हैं।
तो वो डेटा भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सर्वे के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो रूरल लेवल में पटवारीज होते हैं, जो कि लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उस गांव के लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। वो काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा होता है। ये पब्लिश तो नहीं होता, पर आप इसको जा करके इसमें से कई इन्फॉर्मेशन अपने सर्वे में कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्वासी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अपना रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे सिविल सर्विस डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो ये भी अपना रिकॉर्ड रखती हैं, कई डेटा कलेक्ट करती हैं पर पब्लिक नहीं करती, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपने सर्वे के लिए। इसके अलावा कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन होती हैं जो कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रखती हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने सर्वे के लिए। तो इससे ही आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का टाइप्स एंड सब टाइप्स खत्म होता है। अब हम टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में देखेंगे। टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है? देखो, जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो उसको जंबल फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ लिख लेते हो। लिख करके जब लाते हो डेटा, अब आप उस डेटा को किस लिए यूज़ करते हो? उसमें से मीनिंगफुल इन्फरेंस निकालने के लिए, मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालने के लिए यूज़ करते हो। तो जब आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा को टैबुलेट करना पड़ेगा, उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसको रो और कॉलम में अरेंज करना पड़ेगा। जब आप उसको रो एंड कॉलम में अरेंज करते हो तो छोटे से मिनिमम स्पेस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को आप रख देते हो और क्विकली उसमें से इन्फॉर्मेशन ले लेते हो। तो इसीलिए टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बहुत ज़रूरी है। तो जब आप डेटा को कैलकुलेट करके टैबुलेट करते हो और टैबुलर फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हो तो आप उसको कई तरीके से टैबुलेट करके प्रेजेंट कर सकते हो। इसको एब्सोल्यूट नंबर फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो और इंडेसिस मेथड में भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या है? देखो, जब आप डेटा को एब्सोल्यूट टर्म में प्रेजेंट करते हो ना, तो आप सीधे नंबर लिखते हो, इंटीजर जो उस डेटा से रिलेटेड है वो लिखते हो। जैसे कि आपको लिखना है किसी जगह का पॉपुलेशन, जैसे कि एक्स प्लेस में 5 मिलियन लोग रहते हैं, तो आप लिख दोगे 5 मिलियन, एक्स प्लेस 5 मिलियन। तो आपने क्या किया? एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट इंटीजर को यूज़ किया डेटा देने के लिए। तो जब आप इस तरह से डेटा देते हो तो वो होता है एब्सोल्यूट टर्म में प्रेजेंटेशन। पर कभी कभी आप डेटा कैसे देते हो? परसेंटेज फॉर्म में देते हो। जैसे 70% लोग लिटरेट हैं, यानी कि अगर पूरी पॉपुलेशन का 70% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, तो कभी आप परसेंटेज फॉर्म में भी प्रेजेंट करते हो, तो उसको कहते हैं परसेंटेज रेशियो टर्म के वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने टेबल में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो टेबल में डेटा को, या परसेंटेज रेशियो निकाल करके भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो देखो, ये टेबल आपके बुक में बनाया हुआ है और ये आपको टेबल दिखा रहा है। ये जो टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिखा रहा है आपको कि एब्सोल्यूट टर्म में कैसे प्रेजेंट किया जाता है डेटा को। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में तो खैर नंबर लिखा है, सेकंड कॉलम में आपको स्टेट का नेम दिया हुआ है, थर्ड कॉलम में आपको दिया हुआ है कि कितने कितने लोग हैं हर स्टेट में, और फोर्थ कॉलम में कितने मेल हैं और फिफ्थ कॉलम में वही कितने फीमेल हैं उस पॉपुलेशन के, वो आपको दिया हुआ है डेटा में। तो ये डेटा को कैसे प्रेजेंट किया गया है? बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर के में यूज़ किया गया है, मतलब आपने इंटीजर यूज़ करके डेटा को प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो नंबर है वो नंबर आपने लिख दिया है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म में डेटा का प्रेजेंटेशन इन द टेबल। अभी आप परसेंटेज फॉर्म में भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, आप देख सकते हो इस टेबल को, ये भी आपके बुक में दिया हुआ है टेबल। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ईयर दिए हैं, और जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको लिटरेसी रेट दी हुई है, कि मतलब कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज ऑफ लोग लिटरेट हैं। तो रेट आपको ये परसेंटेज फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, जैसे कि 18.33% लोग लिटरेट हैं 1951 में। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसको कैसे डेटा को प्रेजेंट किया? आपने नंबर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट किया, इसको आपने प्रेजेंट किया परसेंटेज फॉर्म में। तो जब आप परसेंटेज फॉर्म में प्रेजेंट करते हो डेटा को तो उसको बोलते हैं परसेंटेज रेशियो प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको प्रेजेंट होगा। जैसे आप देख सकते हो कि आपका जो सेकंड कॉलम है उसमें परसेंटेज लिखा हुआ है कि इस ईयर में कितने परसेंट पॉपुलेशन हमारे कंट्री के लिटरेट थे, और जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको
कितने मेल उस समय लिटरेट थे, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कितने फीमेल उस समय लिटरेट थे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, डेटा को परसेंटेज फॉर्म में प्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कि आप उस डेटा को और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, इंडेक्स नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। ये भी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसको यूज़ किया जाता है, और ये आपको दिखाता है कि वेरिएबल कितना चेंज हुआ टाइम के साथ, लोकेशन के साथ, या इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। यानी कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज़ किस तरीके से बदल रही है समय के साथ साथ, या प्लेस चेंज होने के साथ साथ, या इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने के साथ साथ। तो ये आपका काफ़ी यूज़फुल मेथड है, स्पेशली इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड बिजनेस स्टडीज़ में इसे काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने प्राइस चेंजेस हुए हैं, या क्वांटिटी कितने अमाउंट में चेंजेस हुई है। तो इसको आप कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आप सिंपल एग्रीगेट मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग फार्मूला। तो इंडेक्स नंबर को आप यूज़ कर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हो, और वो फार्मूला क्या है, सिग्मा Q1 बाई सिग्मा Q0। तो इसमें Q1 क्या होता है, Q1 इज द टोटल ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, मतलब करंट ईयर में कितना प्रोडक्शन है। और सिग्मा Q0 किसके लिए खड़ा होता है, कि टोटल ऑफ बेस ईयर प्रोडक्शन, यानी बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन है। तो इसको जनरली बेस ईयर को कैसे लिया जाता है, 100 में लिया जाता है। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला Q1 बाई Q0 इंटू 100 का फॉर्मूला लगा करके आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। तो जब आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो तो क्या कर सकते हो, एक समय को दूसरे समय से कंपेयर कर सकते हो, या एक कंडीशन को दूसरे कंडीशन से कंपेयर कर सकते हो, या एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन से कंपेयर कर सकते हो। तो स्पेशली कंपैरिजन के लिए आप इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाते हो और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो और इसको यूज़ करते हो। तो Q1 बाई Q0 इंटू 100, तो आपका इसका ये फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कॉलम में आपको डिफरेंट टाइम पीरियड दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम में आपको उसका दिया हुआ है प्रोडक्शन, और उसके बाद आपने इंडेक्स कैलकुलेट की है। ठीक है, तो Q1 बाई Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे Q0 यानी जो बेस ईयर लिया गया है वो आपका 1970 से 71 के बीच को लिया गया है, और उसको 32.5 लिया गया है, और वही फार्मूला कैलकुलेट कर करके आपने अपना जो लास्ट वाला कॉलम है आपका फोर्थ कॉलम वो निकाल लिया है, आपने अपना इंडेक्स नंबर निकाल लिया है। यानी आप इस इंडेक्स नंबर को देखकर क्या बोल सकते हो, जैसे कि इसका मतलब है कि अगर 1970-71 में 100 था प्रोडक्शन, तो 1980-81 में वो प्रोडक्शन कितना हो गया, 130 हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन को एक ईयर से दूसरे ईयर में कंपेयर कर सकते हो। यानी कि जैसे आप कह सकते हो कि अगर उसको क्लास 7th में 20 आया था, तो क्लास 8 में 25 आया है, या क्लास 8 में 26 आया है। तो इस तरीके से जब आप प्रेजेंट करते हो ना, जब कंपेयर करके, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर के वे में टेबल को प्रेजेंट करना। तो इंडेक्स नंबर में टेबल को प्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करनी है, और ये जो इंडेक्स नंबर आ जाएगा तो आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर 70-71 में 100 था, तो आपका 1980-81 में कितना हो गया, फोर्थ कॉलम में देख रही हूँ 130 हो गया है। और वही चीज़ फिर 1990 और 91 में कितना हो गया, 165 हो गया है। और फिर 2001 में कितना हो गया है, यानी कि अगर आप 70-71 को 2001 से कंपेयर करोगे तो 70-71 में सिर्फ 100 था, और 2001 में वो हो गया बढ़ करके 207। ठीक है, तो ये क्या आपको कर रहा है, कंपैरिजन करने में आपको हेल्प कर रहा है। तो इस पार्ट में इतना ही। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम अपने थर्ड पार्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। इफ यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब MP Social View. Thank you student, thanks for watching and happy learning.